नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बीटा से डिनोट करते हैं। तो उसमें जो रिलेशन आज हम लोगों ने देखा था, तो आज हम लोग इस टॉपिक का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ रहे हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, तो इन केस ऑफ फ्लूइड, इन केस ऑफ फ्लूइड की कंडीशन में जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इज इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन। ठीक है, किसी भी दो सॉलिड सरफेस के बीच में जो अपोजिशन फोर्स लगता है, मतलब कि दो रिलेटिव मोशन के बीच युगत को कम करने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। तो वो सॉलिड के कंडीशन में। और जब यहाँ पे हम फ्लूइड की बात करेंगे, जब फ्लूइड की बात करेंगे तो किसी भी जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है उसके लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन को डिक्रीज करने वाला एक प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। काम करता है फ्रिक्शन का ही, बस यहाँ पर फ्लूइड की कंडीशन में, वहां पर सॉलिड की कंडीशन में। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है। तो डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे इसका। सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या है। The properties of the fluid by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layer, is known as viscosity। देखिए बहुत ही आसान है डिफिनीशन, कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी फ्लूइड प्रॉपर्टी का वह गुण जिसके कारण किसी भी दो एडजेसेंट मतलब जस्ट एक लेयर के बाद दूसरे लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन के अपोज करे, विरोध करे, उस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो वर्च्यू मतलब क्या है, देखिए वहां पर एक थोड़ा सा सेंटेंस आ गया। वर्च्यू मतलब किसी के आधार पर या किसी के कारण या जिसके कारण, मतलब अब भाई प्रॉपर्टी का वो फ्लूइड जिसके कारण किसी भी दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन का विरोध करे जो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कही जाती है विस्कोसिटी। तो यहाँ पर दूसरी डिफिनीशन क्या है, या दूसरी डिफिनीशन और समझ में आ जाएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस applied by one layer of fluid, one layer of the fluid on the other layers of fluid, on the other layers of fluid is known as विस्कोसिटी। ठीक है, मतलब कि किसी भी दो लेयर के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस एक लग रहा है जिसके कारण से उन लेयर के बीच में, ठीक, द इंटरनल रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड ऑन द अदर लेयर ऑफ फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी। मतलब कि किसी भी दो लेयर, वो एक लेयर के द्वारा दूसरे लेयर के ऊपर जो इंटरनल रेजिस्टेंस अप्लाई किया जा रहा है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कहा गया, विस्कोसिटी कहा गया। ठीक है, ये डिफिनेशन है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं।
इसको हम लोगों ने कहा विस्कोसिटी श्यानता है। मान लिया कि ये फिक्स प्लेट है, ठीक है, ये लेयर है बी सी डी, एक लेयर बी लेयर सी लेयर डी लेयर, तीर इधर इधर इधर। तीर हमने यहाँ पर ऐसा बनाया है कि हर लेयर पर तीर का मोशन है आगे की तरफ बढ़ता गया है। इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर v बराबर क्या, जो 0 होगा v1 v2 va b c v d। तो आप यहाँ से बता सकते हैं सबसे ज्यादा किस लेयर का वेग होगा। सबसे ज्यादा होगा vd का, फिर vc का, फिर vb का, फिर va का। मतलब सबसे कम होगा जो लेयर इस प्लेट के कांटेक्ट में आ रही होगी उस लेयर का वेग सबसे कम होगा। तो बताइए कैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर विस्कोसिटी आ रहा है। देखिए प्रत्येक नीचे वाली लेयर क्या चाहेगी भाई, ऊपर वाली लेयर तेज चल रही, नीचे वाली लेयर स्लो चल रही है। तो स्लो वाला क्या चाहेगा कि फास्ट वाला धीरे चले, और फास्ट वाला क्या चाहेगा स्लो वाला धीरे चले। ठीक है, मतलब कि ये लेयर आगे ले जाना चाहेगी लेकिन नीचे वाली लेयर उसको पीछे ले आना चाहेगी। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको विरोध करने वाले गुण को आप समझिएगा। ये आगे जा दोनों आगे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे जा रहा है, ये तेज जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन हुआ दोनों में। तो ये ले जाना चाह रहा है, ये रोकने का प्रयास कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन को जिस प्रॉपर्टी के द्वारा इनके बीच में रिलेटिव मोशन का विरोध कर रहा है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। कहने का मतलब ये है किसी भी दो लेयर के बीच रिलेटिव मोशन को विरोध रिलेटिव मोशन को विरोध करने वाली प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। देखिए आसान भाषा में हम अपने भाषा में लिख दिए, किसी भी दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन को विरोध करने वाली प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा हमें मोटा मोटा बता रहा हूँ। नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर की गति को करना चाहेगी, बी वाली लेयर सी की गति को कम करना चाहती है, सी वाली लेयर डी की गति को कम करना चाहती है। डी वाली लेयर क्या करे, तेज चल रही, तो सी को ले जाना चाहेगी। डी वाली लेयर मतलब प्रत्येक ऊपर वाली लेयर अपने लेयर को आगे ले जाना चाहती है और प्रत्येक नीचे वाली लेयर अपने ऊपर वाली लेयर को पीछे ले जाना चाहती है। तो इसी के कारण जो भी रिलेटिव मोशन में ऑब्जेक्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण से ये विरोध हो रहा होगा। तो थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। ये अपर लेयर हमने कहा VB, ये VA। ठीक है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर का वेग ज्यादा होगा, नीचे वाली लेयर का वेग कम होगा। ये वाली लेयर अपर लेयर नीचे वाली लेयर को आगे ले जाना चाहेगी, इस पे एक फोर्स लगाएगी। नीचे वाली लेयर क्या चाहेगी, ये वाली लेयर के इधर साइड में फोर्स लगाएगी। तो ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर क्या लग रहा है भाई, इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स, आंतरिक स्पर्शी बल एक दूसरे लेयर पर लग रहा है, जिसके कारण से लेयर के जो बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है उसका विरोध हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स, आंतरिक स्पर्शी बल, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग
डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसके बीच में हमने कहा अपर प्लेट लोअर प्लेट, ठीक है। इसके बीच में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हमको इसके बारे में स्टडी करना है। तो हमने कहा एक वर्टिकल लाइन हमने पॉइंट एम और एन लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हम मार्क कर ले, केवल हम इसी फ्लूइड पार्टिकल को देखें, तो कुछ समय बाद जब ये फ्लो कर रहा होगा, कुछ समय बाद ये फ्लूइड क्या होगा, मूव कर जाएगा। जब कुछ समय बाद मूव कर गया तो मान लेते हैं कहाँ आ गया भाई, यहाँ आ गया, और ये पॉइंट हो गया एंड डैश। आप जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर एक कुछ एंगल डिफॉर्मेशन हो गया होगा, जिसको हमने कहा डी थीटा। और ये दूरी कितनी कवर कर ली भाई, डी एस। कितने कुछ समय लगा होगा, डी टी समय में, मान लेते हैं डी टी समय में कितनी दूरी तय कर ली है इसने, डी एस, ठीक है। एक्स वाई, इसके बीच में जो दूरी है उसको हमने कहा एल है। वेलोसिटी का अगर हम लोग प्रोफाइल बनाएं, ठीक है, वेलोसिटी का प्रोफाइल बनाएंगे आप, तो जैसे जैसे नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर की तरफ चलेंगे तो फ्लूइड का वेग बढ़ता जाएगा, मतलब कि अपर लेयर का सबसे ज़्यादा वेग होगा, ठीक है। यहाँ पर u बराबर v, यहाँ पर u बराबर 0, ठीक है। और ये क्या है भाई, वेलोसिटी प्रोफाइल, मतलब ये वेग कैसे कैसे बढ़ रहा है। वेलोसिटी प्रोफाइल u बराबर वाई बाई एल वी। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम इसका रिलेशन यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, क्या ये प्लेट अपने आप चलेगी, संभव नहीं है। इस पर फोर्स F लगा करके, फोर्स F लगा करके इस प्लेट को मूव कराया जा रहा है, तो कुछ न कुछ वेग होगा। जो वेग है वे कांस्टेंट वेलोसिटी v से वेग कर रहा है। देखिए फोर्स कितना लगाया गया भाई, फोर्स लगाया गया F, तो उस प्लेट का वेग क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से अपर प्लेट मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी कितना, v से, ठीक है। v से ये अपर प्लेट मूव कर रही है, तो dt समय में, अच्छा उसके पहले आप ये देखिए कि जब ये अपर लेयर मूव कर रही होगी तो इस लेयर के कांटेक्ट में कुछ फ्लूइड पार्टिकल आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सम फ्लूइड पार्टिकल्स sticks with the upper plate। इस चीज का मतलब समझिए, सम फ्लूइड पार्टिकल्स sticks with the upper plate। कुछ फ्लूइड पार्टिकल भाई ये प्लेट के कांटेक्ट में रहेंगे, जो कि चिपके रहेंगे। अपर स्टिक मतलब चिपक जाएंगे, स्टिक विथ द अपर प्लेट एंड मूव विथ सेम वेलोसिटी। जो प्लेट की वेलोसिटी होगी वही तो उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर चिपके हुए हैं तो दोनों एक साथ वेग से मूव करेंगे विथ द सेम वेलोसिटी v, ठीक है। इस वेग से मूव करेंगे। तो अगर इस फ्लूइड पार्टिकल का देखा जाए, जो कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल एंड अपर प्लेट, इस प्लेट और फ्लूइड पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट एरिया मान लिया हमने क्या है, ए है। कितना है भाई, ए। तो
shear stress between upper plate and the fluid particle is टाउ बराबर एफ अपॉन ए। देखिए फोर्स कितना लगाएगा, एफ, पर यूनिट एरिया कितना है, ए। मतलब कहने का ये जो ए है क्या है, द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन अपर प्लेट एंड फ्लूइड पार्टिकल्स। ठीक है, जो फ्लूइड पार्टिकल और कॉन्टैक्ट एरिया है वो उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट, फ्लूइड पार्टिकल का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वही फ्लूइड पार्टिकल और अपर प्लेट के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है उस एरिया को कहा गया कॉन्टैक्ट एरिया। तो ये इसके कारण एक शियर स्ट्रेस लगेगा जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है, इस प्लेट पर, अपर प्लेट पर कितना फोर्स लगा करके उसको मूव कराया जा रहा है। ठीक है, ये रहा फोर्स, और इस प्लेट और लिक्विड के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया ए, तो टाउ बराबर एफ अपान ए आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसा नोट कर लिए, टाउ बराबर एफ अपान ए आगे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जल्दी किया जाए। ये क्या था भाई, वेलोसिटी प्रोफाइल कितना आ रहा है, u बराबर वाई अपान एल वी। तो u बराबर y अपान एल इंटू वी। अगर इसका अवकलन किया जाए किसके सापेक्ष, u जो है किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, y के। u बताइए, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं u का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब u डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, y के। तो डी यू अपान डी वाई, हम लोग u का वेरिएबल देख रहे हैं किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। डी यू अपान डी वाई, डी यू अपान डी वाई कितना हो जाएगा भाई, y बाय एल, समीकरण 1। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसका हम लोग यूज करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो जब dt समय में पॉइंट n डैश पर पहुंच जाता है। देखिए एकदम हम आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। dt समय में पॉइंट n डैश पर पहुंच जाता है, इस दौरान कितनी दूरी तय कर रही हो, इस दौरान तय की गई दूरी कितना है भाई, ds। ठीक है, तो मान लीजिए भाई कुछ वेग होगा और ये प्लेट किस वेग से मूव कर रहा है, v वेग से। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो ds बराबर कितना आ जाएगा, ds बराबर दूरी बराबर 4 गुणे, तो ds बराबर v इंटू dt। इस चीज को याद रखिएगा, समीकरण 2। अभी इसका एप्लीकेशन करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले अब आप ये बताइए, अब जब dt समय में ये पॉइंट यहाँ पहुंच रहा होगा तो उस दौरान एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना हो गया, इस जो एम एन पॉइंट है इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना, फ्लूइड पार्टिकल में एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना हुआ, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन इन फ्लूइड पार्टिकल्स इज कितना, डी थीटा। और यही डिफॉर्मेशन हमारा क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन। ठीक है, इतना नोट करिए, ऊपर ये लिखेंगे क्योंकि नीचे हो सकता दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन इन फ्लूइड पार्टिकल्स कितना हो गया, डी थीटा। कितने समय में, एंगुलर डिफॉर्मेशन इन फ्लूइड पार्टिकल इज डी थीटा इन टाइम डी टी। ठीक है, तो ये रहा एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन is d theta in
dt टाइम। ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो डी थीटा है बहुत कम है, ये वेरी वेरी स्मॉल हो, तो डी थीटा इज इक्वल टू, मतलब कि लगभग बराबर होगा किसके, टेन डी थीटा के। ठीक है, टेन डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब मतलब ये ds और आधार कितना है l, ds अपॉन l, और ds क्या है, dt समय में तय की गई दूरी, ये कितना आएगा भाई v इंटू डी टी। यहाँ देखिए कहीं कैलकुलेट किए थे हम, ds बराबर v इंटू डी टी। ठीक है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, कितने में, dt समय में तय की गई दूरी, ds है, ये आ गया। तो भाई यहाँ से कितना आ गया, डी थीटा बराबर वी डी टी अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी उधर करिए, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर वी बाई एल। ठीक है, ये रहा समीकरण 3। ठीक, और समीकरण हमारा एक क्या आया था भाई, समीकरण एक क्या आया था भाई, आपने नोट किया था, को मालूम है क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल u बराबर क्या था, y अपान एल इंटू वी, तो डी यू अपान डी वाई बराबर v बाई एल। ठीक है, ये था समीकरण एक। समीकरण 1 और 3 की तुलना करिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए v बाई एल, v बाई एल, इस चीज को कंपेयर कर लीजिए भाई। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको क्या निकल के आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, समीकरण 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये पैरामीटर क्या है, ये देखिए एंगुलर डिफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम, या इसी को कहा गया रेट ऑफ। देखिए डी थीटा क्या कहलाता है, डी थीटा क्या कहलाता है भाई, एंगुलर डिफॉर्मेशन या शियर स्ट्रेंथ। जैसे ही डी थीटा बाई डी टी लगा तो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हो गया कि नहीं हो गया, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और डी यू अपॉन डी वाई क्या है, वेलोसिटी का परिवर्तन है किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, इसका नाम दिया गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या दिया गया भाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जब हम लोग 1 और 3 को कंपेयर किया तो हमको मिल गया रिलेशन डी थीटा अपॉन डी टी बराबर डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, समीकरण 4। अब देखिए ज्यादातर फ्लूइडों के लिए ये देखा गया कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या ये कहिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द फ्लूइड, या ये लिखिए एक्सपेरिमेंटली, मतलब प्रैक्टिकल करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया experimentally for the most of fluids, the rate of angular deformation is directly proportional to shear stress that is
टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। और समीकरण 4 से हम क्या देखते हैं कि जो डी थीटा है वही किसके बराबर है, डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर है, डी यू अपॉन डी वाई के। एंड टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से हम लोग को जो पढ़ना है वो आ गया, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, या टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, तो इस डायग्राम को हटाइए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो हमारा रिजल्ट निकल के क्या आ गया, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी एंड टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये क्या है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। और ये क्या है भाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट, या इसी को क्या कहा गया, सीयर रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन। देखिए डी थीटा को कहा गया था सीयर स्ट्रेन, पर यूनिट टाइम पर दे तो रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शन को हटाएंगे, तो आ गया कांस्टेंट डी थीटा अपॉन डी टी बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई, जहाँ पर म्यू क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, इन तीन नामों से इसको जाना जाता है म्यू को। तो टाउ बराबर आ गया म्यू डी थीटा अपॉन डी टी बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये कैसा इक्वेशन है, वन डायमेंशनल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा एप्लीकेशन हम लोग इसी का करेंगे। तो वन डायमेंशनल लीनियर इक्वेशन आ गया, किसके किसके बीच में रिलेशन है, शियर स्ट्रेस टाउ और वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टाउ बराबर म्यू डी थीटा अपॉन डी टी बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसमें क्या क्या चीजें हम लोग सब पढ़ चुके हैं। टाउ क्या है भाई, शियर स्ट्रेस, यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। म्यू क्या है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट आगे निकालेंगे इसका, डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो अब दो डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये रहा डी थीटा अपॉन डी टी और इसमें रहा डी थीटा अपॉन डी टी। तो दो कंडीशन कि इसमें जो है डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी इज लेस। अगर डी थीटा अपॉन डी टी लेस है, इसका मतलब कि क्या है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या है, वो कम है। अगर डिफॉर्मेशन कम हो रहा है मतलब फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, अधिक होगी। कहने का मतलब है विस्कोसिटी म्यू क्या होगा, अधिक होगा, मतलब मोर। अगर विस्कोसिटी अधिक है तो रेजिस्टेंस टू फ्लो आसान होगा, जो फ्लूइड पार्टिकल को फ्लो होने का जो रेजिस्टेंस है वो आसान होगा कि डिफिकल्ट, मतलब कि रेजिस्टेंस
टू फ्लो इज डिफिकल्ट। अगर रेजिस्टेंस टू फ्लो डिफिकल्ट होगा तो फ्लो इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? फ्लो आसानी से करेगा कि डिफिकल्ट, कठिनाई होगी? तो फ्लो इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी इज मोर, ज्यादा हो रहा है। अगर ये ज्यादा हो गया मतलब टाइम उतना ही, उतने समय में डी टी समय में इतना डिफॉर्मेशन हुआ, डी टी समय में इतना डिफॉर्मेशन हुआ उतने समय में यहाँ पर डिफॉर्मेशन ज्यादा, इसमें कम, तो विस्कोसिटी क्या होगी भाई? अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो विस्कोसिटी इज लेस, मतलब कम होगी। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस टू फ्लो इजी होगा। रेजिस्टेंस टू फ्लो इज लेस, यहां पर आप लिख सकते थे रेजिस्टेंस टू फ्लो इज मोर। रेजिस्टेंस टू फ्लो इज लेस, तो फ्लो इज, जब फ्लो होने का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो फ्लो कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा। फ्लो इज इजी। कहने का मतलब ये है कि इस समझने चीज हम लोग इसलिए समझने की कोशिश किए कि डिफॉर्मेशन ज्यादा, डिफॉर्मेशन अगर ज्यादा तो विस्कोसिटी कम, डिफॉर्मेशन अगर कम तो विस्कोसिटी ज्यादा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो विस्कोसिटी यू है वो डी थीटा अपॉन डी टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, रिलेशन आया ही नहीं है। अगर ये ज्यादा, ये क्या होगा? ये कम होगा। अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा? ज्यादा होगा। जस्ट उल्टा एक दूसरे, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। म्यू इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। विस्कोसिटी और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यही है, बस वो एक कंडीशन है कि ऐसा फ्लूइड जो टाउ बराबर म्यू डी यू पान डी वाई का फॉलो कर रहा हो वो कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और जो फ्लूइड इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो वो कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इनके अनुसार अगर टाउ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डी यू पान डी वाई के, तो वो कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फॉलो कर रहा है। अगर वही हम लोग कह दें उस दौरान जो फ्लूइड उस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू पान डी वाई को, वो फ्लूइड कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। अदरवाइज सारे फ्लूइड कौन से कहलाएंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वही बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।